हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के माध्यम से हम विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके माध्यम से हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को कवर करेंगे। रसायन विज्ञान में पहला पाठ है अध्याय 1। क्या है अध्याय 1? क्या है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अब समझते हैं पहले रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया मतलब लोहे पर जंग लगना रासायनिक अपक्रिया है। हम दूध खरीद कर लाते हैं और दूध फट जाए तो यही तो है रासायनिक अपक्रिया। ठीक है। जब दो या क्या है रासायनिक अपक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे दूध का फटना क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया और भौतिक। तो चलिए समझते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। अब मैग्नीशियम होगा, क्या होगा? मैग्नीशियम मतलब Mg को वायु की उपस्थिति मतलब O2 की उपस्थिति में हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हम पहले प्राप्त हो गया। अब देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है। तो अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। संतुलित क्यों करते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। संतुलित इसलिए करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू रहे हो सके। इसका नियम, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लागू हो सके। अब द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, नष्ट नहीं किया जाता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, और अभिकारक और उत्पाद बराबर हो जाए। इस इधर बाएं साइड क्या कहते हैं? अभिकारक, और इधर को क्या कहते हैं? उत्पाद। जब ये अभिकारक, ये अभिकारक संतुलित, इसीलिए हम इसको करते हैं। तो मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 करने के लिए यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। हमें जब भी संतुलित करना होगा तत्व के पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया। मैग्नीशियम कितना हो गया? 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। इधर अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम कितना है? 1। इसे भी संतुलित करने के लिए यहाँ भी मैग्नीशियम 2 लिख देंगे। तो यहाँ 2 mg हो गया, यहाँ भी 2 mg हो गया, यहाँ O2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? पहले समझते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र द्वारा संबंधित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब समझिए, देखिए यहाँ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ Mg और O2 भाग लेकर इसे हम सूत्र द्वारा क्या करेंगे? संबंधित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, जो अपक्रिया में भाग लेंगे, एरो के बाएं साइड उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। एवं जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? बनने वाले पदार्थ को, जो प्राप्त होगा पदार्थ उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? तो चलिए देखते हैं। दो अभिकारक क्या करेंगे? जब दो अभिकारक, एक
अकेला अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण तो करेगा नहीं। क्या करेगा? जब दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करें। किसका निर्माण करें? उत्पाद का निर्माण करें। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में रहेंगे? उत्प्रेरक। सर ये उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक अपक्रिया की वेग की दर को धीमा या तेज करता है। मतलब इसकी उपस्थिति से कोई अपक्रिया तेज होती है और कोई अपक्रिया स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे कोई अभिकारक, जैसे Cu हो गया प्लस, क्या हो गया? Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अभिकारक है। दो अभिकारक, एक कॉपर एक सिल्वर नाइट्रेट। जब इसे हम क्या करेंगे? किसकी उपस्थिति में? CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag हो गया। तो तीर के बाएं साइड जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। मतलब ए अभिकारक हो गया, ए अभिकारक। अभिकारक जब मिलकर क्या बनते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब ए उत्पाद हो गया और ए उत्पाद हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है सर? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। तो चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा। क्या लेंगे हम? पहले Mg। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं। क्या करते हैं? जलाने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपक्रिया को हम संतुलित करते हैं। अभी हम समझें संतुलित क्यों करते हैं? ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो सके और अभिकारक और उत्पाद आपस में बराबर हो, संतुलित हो सके। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। इधर इसे 2 करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। अब मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रिया। तो हमें प्राप्त होता है H2O। क्या प्राप्त होता है? H2O। अब H2O प्राप्त होता है। देखिए हम अब इस अपक्रिया को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम 2 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन इधर सिंगल है। हाइड्रोजन कितना है? सिंगल है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ हम 4 लिख देंगे। अब समीकरण संतुलित हो गया। 4H प्लस ऑक्सीजन 2H2O हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपघटन अपक्रिया। नेक्स्ट है अपघटन अपक्रिया। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, कोई बाहरी उष्मा लगेगा, कोई बाहरी चीज आकर उस पदार्थ को क्या करेगी? तोड़ देगी। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो वह अपक्रिया अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह प्रकाश उष्मा द्वारा होता है। मतलब किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश की उपस्थिति में होगी या उष्मा की उपस्थिति में होगा। कोई अपक्रिया अभिकारक है ये भी टूटकर 2 नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम सिल्वर को लेंगे। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हीट करते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो हम पहले समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए देखते हैं। इधर क्लोरीन 2 है। कितना है क्लोरीन? इधर 2 है। इधर 2 करने के लिए यहाँ हम 2 लिखेंगे। यहाँ 2 लिखेंगे तो क्लोरीन 2 है, हो गया। लेकिन सिल्वर में भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो सिल्वर इधर 1 है। इसे भी संतुलित करने के लिए यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, एक
और एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, ऊष्मा की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस O2 प्लस CO2 प्राप्त होता है, CaO प्लस CO2 प्राप्त होगा। इसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसे देख लेते हैं, समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। कैल्शियम इधर एक है, कैल्शियम इधर एक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 1 2 1 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, समीकरण संतुलित है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विस्थापन अपक्रिया। ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है विस्थापन अपक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व, कोई अधिक क्रियाशील तत्व रहेगी, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके क्या करेंगे, विस्थापित करके उसका स्थान ले लेते हैं, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व, क्या, अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। कोई अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा और कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले ले, और स्थान लेकर नया यौगिक का निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन यौगिक अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे हम फेरस, सबसे अधिक क्रियाशील क्या होता है, फेरस ही होता है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, अपक्रिया। ये अधिक क्रियाशील है, Fe अधिक क्रियाशील है, और ये Cu कम क्रियाशील है। क्या है, कम क्रियाशील। तो रिएक्शन कराते हैं, ये यहाँ से क्या होगा, विस्थापित होगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, इसके साथ निकलेगा, Fe+2 होता है। क्या होता है, +2, तो हो जाएगा FeSO4, यहाँ से निकला, और कॉपर Cu प्लस Cu विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, Cu को विस्थापित कर दिया। इसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो देख लेते हैं हम समीकरण संतुलित है कि नहीं। Fe इधर एक, Fe इधर एक, SO4 Cu मतलब समीकरण संतुलित है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। जब अभिकारक यौगिक, क्या, अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तब उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, दिस उदाहरण के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छा आसानी के साथ समझ में आएगा। जैसे सोडियम NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है, प्लस AgCl, क्या है, AgCl के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो जो A है उस किसके साथ जाएगा, D के साथ, मतलब सोडियम जाएगा Cl के साथ। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, और इसे मान लेते हैं D। A किसके साथ गया, D के साथ, A D के साथ जाएगा तो NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl प्लस, और B वाला C के साथ जाएगा तो AgNO3 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं। सोडियम इधर एक है, सोडियम इधर भी एक है, Cl एक है, Cl एक है, Ag एक है, Ag एक है, NO3 एक है, NO3, मतलब समीकरण बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे होता है द्विविस्थापन अपक्रिया और क्या है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझते हैं ऊष्माशोषी। उस शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या है ये, ऊष्मा का शोषण करेगा। क्या करेगा, शोषण मतलब शोषित करेगा, अपनी ओर अवशोषित करेगा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होगी, कोई रासायनिक अपक्रिया होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तब जाकर क्या होगी, ऊष्मा अपक्रिया होगी, जिसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो चलिए समझते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए, क्या,
उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर चिन्ह माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। माइनस चिन्ह के साथ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कोई चीज अगर आप लेंगे तो ऋणी होंगे, क्या होंगे? ऋणी। अगर देंगे तो क्या होंगे? धनी। तो ये ऊष्मा की अवशोषण कर रहा है तो मतलब ऊष्मा को ले रहा है, इसलिए माइनस के साथ ऊष्मा को दिखाया जाता है। तो चलिए समझते हैं। जैसे ए है, बी है, ए बी बना ऊष्मा का अवशोषण के साथ। तो देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया N2 हो गया, प्लस क्या हो गया N2, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? अपक्रिया। तो बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम 2 लिख देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, तो इसे इधर भी 2 लिखेंगे तो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। इसके लिए यह बनने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है? -45 किलो कैलोरी, -45 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब माइनस क्यों लिखे हैं? अभी मैं समझाया। माइनस, अगर आप कोई चीज लेंगे तो आप रेडी हो जाएंगे, तो ये ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ले रहा है ऊष्मा, अगर ऊष्मा को लेगा तो रेडी होगा, इसलिए -45 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए हो। तो चलिए हम देखते हैं, ऊष्मा शोषी समझ ली, अब नेक्स्ट समझते हैं ऊष्मा क्षेपी क्या होता है। ऊष्मा क्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना। क्या होता है? ऊष्मा का निकलना मतलब कोई रासायनिक अपक्रिया होगी, ऊष्मा निकालेगी। जब कोई उत्पाद बनेगा तो उस क्या करेगी? ऊष्मा को निकालेगी। चलिए समझते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है। अभी मैंने समझाया ना, तो ऊष्मा निकलेगी। कोई अभिकारक होगा, अभिकारक अपक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे? ऊष्मा निकालेंगे। इसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब दाईं ओर क्यों लिखते हैं सर? दाईं ओर इसमें भी लिखा गया था, दाईं ओर इसमें। भैया ये ऊष्मा को ऊपर ऊष्मा शोषित था, ये ऊष्मा को ले रहा था इसलिए माइनस था, ये ऊष्मा को दे रहा है मतलब क्षेपी मतलब देना, तो क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। अगर आप किसी को देंगे तो आप धनी रहेंगे, तभी आप दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कोई कार्बन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं O2, क्या बनता है? CO2। क्या बनता है? CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। कितना? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। कितना ऊष्मा देनी पड़ती है? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेनी पड़ती है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए, जहां 1 किलो कैलोरी 1 किलो बराबर होता है 1000। 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑक्सीकारक अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकारक और अपचयन, ये आपके एग्जाम के से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सीकरण एक होता है, एक अपचयन होता है। 2 अपक्रियाएं होती है, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अपचयन। तो पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं? उपचयन भी कहते हैं। समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या करते हैं? किसी परमाणु से या आयन से क्या निकलेंगे? अणु। किसी अणु या आयन से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किसी परमाणु या अणु से आयन निकलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का योग मतलब किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो समझेंगे हम ऑक्सीकरण हो रहा है। किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो समझेंगे हम ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब जैसे सोडियम हो गया, क्या हो गया? सोडियम हो गया। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। समझते हैं, यहाँ समझते हैं, देखते हैं। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के पास परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6, 3s। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 4, 10, यहाँ 11, इसलिए यहाँ 1 है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा? निकालेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकालेगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन यह क्या करेगा? निकाल देगा। अष्टक पूरा करने के लिए हीलियम गैस की अक्रिय गैस की सक्रियता पाने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अक्रिय कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी कर सकते हैं। एक ये तो अफबाउ नियम से होता है। एक किसके नियम से होता है? अफबाउ। एक बोरबरी के नियम से होता है 2, 8 और 1। 2, 8 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। वाहक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वाहक कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अक्रिय। समझ में आया? जैसे दूसरा समझते हैं। अभी मैंने कहा ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग। जैसे कोई अपक्रिया है कार्बन प्लस, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो होगा CO2। इसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अक्रिय कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपचयन अपक्रिया। अब अपचयन, उसमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था। इसमें उसका उल्टा होगा। हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग होगा। समझे? उसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्या होगा? ऐड। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन क्या रहा? निकल रहा था। और अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो चलिए समझते हैं। वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग, और ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का वियोग। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का वियोग, और उसमें हाइड्रोजन का वियोग होता था, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा। समझ में आया? ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन के जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जहाँ पे हाइड्रोजन था। ठीक है, ऑक्सीकरण में। चलिए इसे समझते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन। अब हम समझते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8। कितना होता है? 2, 8 और 7। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु क्रमांक के आधार पर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, न कि परमाणु भार पर, क्योंकि परमाणु भार तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर ही और सारणी में रखा गया है, इसलिए हम परमाणु क्रमांक के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा होने के लिए। अष्टक मतलब वाहक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा? ऋण। Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे समझते हैं दूसरा क्या था? हाइड्रोजन का योग हो तथा ऑक्सीजन का वियोग हो। चलिए देखते हैं कैसे योग और वियोग होता है। जैसे ZN, जिंक ऑक्साइड हो गया। जब अपक्रिया कराता है तो ZN प्लस ऑक्सीजन। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। जिंक प्लस कार्बन के साथ, जिंक प्लस कार्बन के साथ ही अपक्रिया कराते हैं। जिंक और कार्बन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है। इसी को कहते हैं अपचयन अपक्रिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है रेडॉक्स अपक्रिया। ये आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। आप लोग इसे बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करिए। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो? साथ हो, उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी
कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए समझते हैं उदाहरण के साथ। जैसे जिंक हो गया, क्या हो गया? जिंक हो गया प्लस कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिएक्शन। तो प्राप्त होता है ZnSO4 प्लस Cu। अब हम समझते हैं इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है। इधर जिंक के पास कितना चार्ज है? जिंक के पास 0, कोई इलेक्ट्रॉन ना ही दे रहा है ना ही ले रहा है। ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? यहाँ पे त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग, क्या करेगा? त्याग। ये 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से त्याग करेगा और यहाँ से हो जाएगा इसके साथ ऐड। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग करके जिंक सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Zn+2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Zn+2। और कॉपर यहाँ पे Cu, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकालेगा, ग्रहण करेगा। यहाँ होता है Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है। कितना होता है? +2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, +2 है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। तो इधर कॉपर के पास कितना चार्ज हो जाएगा? 0। कॉपर के पास कितना चार्ज हो जाएगा? 0। इसमें देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागना, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या होगा? तो ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा? अपचयन। देखिए इसमें दोनों अपक्रिया हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया हुए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक क्या को समझते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है संक्षारण। अब संक्षारण क्या होता है? संक्षारण मतलब जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है। किसमें? वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोग लोहा लाकर पार रख देते हैं, वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में आने के कारण उसमें जंग लग जाता है। क्या होता है? जंग लग जाता है, जिससे लोहे को क्या होती है? खत्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे पर जंग लगना ही इसका क्या है? एक उदाहरण है। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। लोहे को पेंट करना चाहिए। लोहे को क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए। समय समय पर पॉलिश करना चाहिए। धातु को नमी से दूर रखना चाहिए। धातु को नमी से दूर रखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।